अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोगों का दिन, बल्कि उम्मीद क्या है, पता ही है कैसे गुजर रहा होगा इतनी महंगाई होने के बाद। और कल जो लाइनें लगी हैं, ओए होए 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 होए, मुझे गाड़ी का पंक्चर चेक करवाना था और मैं जाके चक्कर लगा के आ गया, क्योंकि पेट्रोल पंप्स के बाहर ऐसा जम्बे गफ़ीर था। वैसे तो इंसानों का जम्बे गफ़ीर होता है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों का ऐसा मतलब रश लगा हुआ था कि दूर दूर तक कतारें, ट्रैफिक जैम। अब जाहिर है कि वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए 10 रुपये बचा के आप क्या करेंगे, क्योंकि एवरी सिंगल पैसा मैटर्स। एग्जैक्टली, एवरी सिंगल पेनी जो है ना, वाकई वो मैटर करती है। पैनी सड्डी कितों आई, पेनी सर, लेकिन सब सीख रहा पेनी भी वाकई देखा जाए तो पेनी भी जो है ना, पेनी स्टिल महंगी और हमारा अब तो आप टका को भी आप वो नहीं कर सकते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हैं। और लेकिन सती यहाँ पे बात ये है कि मैंने तो खैर बहुत सारे पेट्रोल पंप्स बंद भी थे कल, क्योंकि अब लोगों को लगे कि कल पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी। ये लोगों को खौफ था कि जी कल 25 रुपये बढ़ जाएगी, जो गो के आगे एक्सपेक्ट की जा रही है कि भी बढ़ेगी। कल नहीं बढ़ी ना, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भी कल चेक विंडो थी मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल, कोई अभी ऐसी मेरी, अब आई डोंट नो, क्योंकि कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने, मैं तो देख रही थी वो कितने हंसते मुस्कुराते हुए जो हैं, उन्होंने एक बिस्किट की गोली की तरह लोगों को खबर दी है कि जी हाँ हाँ हाँ। वो मेरे ख्याल में मसला, मैं आपको बताऊं, ये चक्कर कुछ और नहीं है, लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया है। मतलब कैसे? क्या? यार इतने दुखी हैं मिफ्ता साहब, क्या मुश्किल वक्त में उनका हादसा निकला है। यू रिमेंबर दैट मूवी वी सॉ अबाउट लाफ्टर थेरेपी? ठीक है, इट्स रिलेटेबल ना, कि व्हेनेवर ही गेट्स एंग्री ही लाफ। दिल पे क्या गुजरी किसी को क्या पता। आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बंदा पेट्रोल महंगा होने पे हंस रहा है, हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। नहीं नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब ऐसे नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक उनको खूब मूवी का क्लिप डाल देना चाहिए कि देखो मैं तो ये कर रहा हूँ जो कि आज से 10 साल पहले हुआ था। मुझे तो उस मूवी से जादू की जप्फी याद थी। हाँ। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये वाकई लाफ्टर थेरेपी जो है ना, इस पे मेरे ख्याल से पूरी कॉम को जो है एनरोल करा लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत है ना, मतलब कोई चीज़ मुफ्त तो यहाँ मिलती नहीं है। अब इतना टैक्स जब लेते हैं तो टैक्स मैं तो इमेजिन कर, सोचे रोड पे गाड़ी ठुक जाए, दो बंदे खड़े हंस रहे हो। हल्के से पागल ही लगे। वैसे हालात भी मुल्क के ऐसे, यू नेवर नो कि आप अपने मौशी हालात से तंग आगे पागल हो गए, अब थोड़ा दिमागी तवाज़ुन ना खो बैठे, तो अब ये लगता है कि हो सकता है, वैसे मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल एनीथिंग कैन हैपन, अल्लाह रहम करे। खैर जी, चलिए आज महंगाई के वाले से बात करेंगे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तफसीली बात करेंगे आज। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तफसीली बात करेंगे, शहरों में क्या सूरत हाल, इस हवाले से जायजा भी लेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। महंगाई की खबर और वजीर खजाना का क्या कहा, पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ने का बम भी फटने को है तैयार, अवाम को बता दिया। शहबाज स्पीड, हुकूमत की महंगाई की स्पीड ने अवाम को चकरा कर रख दिया। ताफुन ज़दा और गंदा साहिल कराची के लिए एक संगीन मसला। थैलियां, बोतलें और कचरा समुद्री माहौल और आबी हयात के लिए खतरनाक। आने वाले दिनों में समंदर से मिलने वाला पानी और ऑक्सीजन खत्म होने का भी खदशा। चलें जी, तो अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो महंगाई होती जा रही है ना, सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी, ये बड़े मसले मसाइल हैं और लोग इससे बड़े परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मतलब मैं खुद जाता हूँ तो पहले हम बात ये किया करते थे कि यार बेसिक नेसेसिटीज़, मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान में पैदा होने वाली चीज़ें, जैम हो गए या उसके अलावा चाय की पत्ती की अगर हम बात कर लें वो हो गई, तो जो चीज़ 450 रुपए का, 470 रुपए का एक पैकेट मिला करता था, 385 रुपए का पैकेट मिला करता था, अब लगभग 600 रुपए का है और उस पर कीमत दर्ज है। आपने जो बेसिक नेसेसिटी की बात कर लें, पहले टर्म इस्तेमाल की है ना, तो अब ये वेरी करने लग गई है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जो बेसिक नेसेसिटीज में जो चीज़ें आ जाती हैं वो और हैं, जो फिर उसके बाद हम जैसे ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जिनका अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिनका शुमार होता है, उनमें बेसिक नेसेसिटीज़ ना बिल्कुल ही और है। ठीक है, उसमें तालीम तो आती नहीं है, पहली बात। हम इतना तालीम नहीं आती, तरबियत नहीं आती, स्टेट हमारी हेल्थ को नहीं देख रही होती, वो तमाम जिम्मेदारी वो हमारी है। इतना आप टैक्स भर लें और टैक्स के वजह आप क्या सोचते हैं कि भाई मुझे बताएं कि अगर मैं इतना ज़्यादा अपनी सैलरी में से टैक्स दे रही हूँ तो मेरे बच्चे की तालीम मुझे मुफ्त मिल रही है क्या, मुझे सेहत की सहूलियत मिल रही है? नहीं।
ठीक है, ये तो तमाम तर चीजें एक तरफ, मैं इनका शिकवा भी अभी बाद में करूंगी। यहाँ पे तो लोगों को पड़े हुए खाने के लाले, वो इस वजह से क्योंकि पेट्रोल की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, और उसके बाद जो मजीद का जो इशारा दिया है वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल, जो स्पेसिफिकली सती, मैं तो उनकी स्माइल से थोड़ी बहुत, मतलब व्हेन ही वाज स्माइलिंग, जब वो कहका लगा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं एक किसी ना उसमें जा रही है, तो मुझे फिट्स पड़ने वाले हैं या मैं किसी बड़ी शॉकिंग स्टेज में आपको जाने इंट्रो वाली में हूं। समझाया था क्या? कि इट वाज लाफ्टर थेरेपी। खुदा का वास्ता है भाई, आप लोग सही समझें, मिफ्ता इस्माइल साहब की नीयत पे शक न करें। वो दुख में थे बेचारे, बहुत दुखी थे, और उस दुख की कैफियत में उन्होंने किसी पड़ोसी मुल्क की फिल्म का सहारा लेके वो करना शुरू किया जो वहाँ के एक्टर किया करते। अच्छा, ये उनको पता नहीं है, उन्होंने सहारा लिए, लेकिन आपने चले उनको जस्टिफाई कर दिया। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल जिस तरीके से इतनी खौफनाक खबर हंसते हुए सुना दी, आपके साथ शेयर करते हैं। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट विल बी अल्लाह अकबर, वैसे कितने बुरे लगे। तो जस्ट इमेजिन। वैसे मिफ्ता इस्माइल साहब, मतलब क्या आपसे तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि आप जो हैं वो इकोनॉमी के स्टूडेंट भी हैं और आप कुछ अच्छा करेंगे, बड़े हम्बल किस्म की पर्सनालिटी आप है। अब अच्छी चीजें सामने रखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि इतनी खौफनाक खबर जिस तरह से हंसते हुए आपने भी सुनाई, और मैं यहाँ पे लोगों को भी देख रही थी, यहाँ पर विफाकी वज़रा भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं इवन की जब बहुत सारी चीजें हो रही थी तो मैं देख रही थी मुसद्दिक मलिक वाले में, मैं हर एक का चेहरा नोट कर रही थी। Nobody was happy about it. Nobody was happy about it. Everybody was feeling very uncomfortable जब वो चीजें उन पे इस तरह के बम गिराए जा रहे थे कि भी आगे महंगाई करनी पड़ेगी, और ये हमने पहली हुकूमत में भी देखा है। वो शहबाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट रखा है ना उससे मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया है, ठीक है। अब उसको सारी जो अपोजिशन जमातें इस तरह से ट्विस्ट करके यूज कर रही हैं कि देखें जी इन्होंने कर दिए, उन्होंने हम का जो सीगा इस्तेमाल किया, मतलब एज अ नेशन, एज अ पॉलिटिशियन वो सबको इल्जाम दे रहे थे प्रॉबेबली। लेकिन ये कैसे यहाँ पर यह है कि पिक एंड चूज ना, यहाँ पे आप ये दूसरे, अब आप इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में आप ये कहते थे कि जी उनके पास अच्छी टीम्स नहीं है, मौशी टीम उनके पास नहीं है। आपके पास तो टीम भी थी, आपके पास तो सब कुछ था। आप लोग फिर आके अगर जो सख्त डिसीजन लेने थे उसको पहले क्यों नहीं लिया? अगर आप आते साथ ही सख्त डिसीजन ले लेते, बिकॉज यू वर सो अनसर्टेन अबाउट इट कि आप लोगों ने हुकूमत में रहना या नहीं रहना, सख्त फैसले आपने लेने या फिर आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, क्योंकि यही सख्त फैसले लेने से आप लोग डर रहे थे। मकसद क्या था? आप लोग ये दावा कर रहे थे कि आपके आने से एक मुआशी स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ये दोनों क्या मकासद आपने हासिल किए? नहीं। आपने खान साहब को घर भेजा, जिस भी तरह भेजा उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि मुल्क इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अवाम का क्या मौक़िफ़ है और इस महंगाई से मुताल्लिक वो क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी जानिब अब बजट भी आने वाला है, और लोग बजट का नाम सुनकर ही थर थर कांपने लग गए, क्योंकि लोगों को परेशानी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आने वाला बजट है ना, इस पर चीज़ों पर टैक्स जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाए, महंगाई का मजीद तूफान आ जाए। मतलब क्योंकि जाहिर है कि कुछ तबकात ऐसे हैं कि जिनका इनकम में इजाफा बजट से मशरूत होता है, यानी कि सरकारी मुलाजिम, इसमें हम प्राइवेट मुलाजमीन का कुछ नहीं है। हाँ, उसमें हमारा कुछ नहीं है। तो हमारे जैसे लोग जो हैं या जो लोग मतलब ये कि बाकी बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, मतलब डेली वेजेस पे होते हैं या उनके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं या उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो कांप इसलिए रहे होते हैं कि भैया महंगाई का तूफान अगर आ जाता है तो फिर, और इजाफा तनख्वाह में होना नहीं है, तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हमारा गुजर बसर होगा? जो खींच तान के अभी तक गुजारा हो रहा है। क्योंकि देखें, मैं बारहा ये कहता हूँ कि ये सब्जी वाले, फ्रूट वाले, ज़ाहिर है वो सफ़र करते हैं, लेकिन वो आगे इजाफा मुंतकिल करते हैं, वो आगे इजाफा मुंतकिल कर देते हैं, वो इम्पैक्ट जो है वो लेते हैं और फिर आगे उसी तरीके से। जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। बजट से लोग कितना परेशान है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, रुबीना अलवी की रिपोर्ट में देखते हैं। ये है मौमर खातून साजिदा जहरा। महंगाई के बेकाबू जिन ने जहां सबकी ही कमर तोड़ दी है, वहीं ये बेवा खातून अपने एक कमरे के मकान के बाहर गुजर बसर करने के लिए छोटी सी दुकान लगाती हैं। बढ़ती महंगाई में इस छोटी सी दुकान की आमदन के साथ सफेद पोशी का भरम कायम रखना साजदा के साथ साथ ऐसे बहुत से खानदानों के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे कमाने वाला कोई भी नहीं है, मैं बेवा औरत हूँ।
ये दुकान करीब ये छोटी सी, इसमें ही गुजारा करते हैं। तेल इतना महंगा हो रहा है, सब्जियां लेने जाओ वो इतनी महंगी, बेटा किस तरीके से गुजारा करते हैं ये हम जानते हैं। साजिदा रोजाना बच्चों के खाने पीने का सामान फरोख्त करके बामुश्किल 300 रुपए तक कमा लेती हैं। इस महंगाई में आटा, दाल, चीनी, सब्जियां खरीदना भी इनकी पहुंच से दूर है। कभी दाल बना लेते हैं बेटा, कभी सब्जी बना लेते हैं, कभी चटनी से भी खा लेते हैं। इस तरीके से गुजारा करते हैं। हुकूमत से हम यही इल्तिजा करेंगे भाई, आने वाली यानी कि बजट में गरीबों का ख्याल करा जाए, महंगाई कुछ कम करी जाए ताकि गरीब अपना पेट भर सके। घरेलू जिम्मेदारियां उठाने वाली खवातीन और हजरात आने वाले बजट में हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि महंगाई में कमी होगी और अशिया कुव्वते खरीद के अंदर होंगी। महंगाई के इस बेकाबू जिन ने हर तबके को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है। घर के बनाए हुए एक कलील से बजट में आसाइशें तो बहुत दूर की बात, 2 वक्त की रोटी ही मैसर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। और अब ज़रा मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा है कि आए दिन अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है और ये वो इजाफा है जो कि ख़ुद से किया जा रहा है, ख़ुद साख्ता जो इजाफा हो रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। कराची में जो सूरत हाल है उससे मैं आगाह करेंगे। हमारे नुमाइंदा इशरत खान हमारे साथ मौजूद होंगी। कोयटा में हम रुख करेंगे तो कोयटा में हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला मक्सी। पेशावर में क्या सूरत हाल है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद होंगे और मज़हर इकबाल हमारे साथ होंगे लाहौर से, और वो हमें बताएंगे कि लाहौर में क्या सिचुएशन है। तो मैं मेरे ख्याल से पहले इशरत खान इशरत खान की जानिब चलते हैं। इशरत, बेसिकली हम थोड़ा सा कंपैरिजन चाह रहे हैं, क्योंकि आवाम और हम सब वैसे बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात होती है कि भाई इमरान खान की हुकूमत में ये रेट्स थे। हम ज़्यादा 3 साल पहले नहीं जाएंगे ना, अभी अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो हमें ज़रा कंपैरेटिवली बताइएगा कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गए जो सबसे सस्ते टोटा होते हैं या फिर मोटा चावल होते हैं, उनके रेट्स और दूध दही के नरखों में कितना आपने कंपैरेटिवली फ़र्क देखा है? बिल्कुल, अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए, ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत के हवाले से और फिर यहाँ नून लीग की हुकूमत के हवाले से बात की जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मौजूदा हुकूमत में। आवाम से जब बात करते तो आवाम यही कहते हैं कि जी इमरान खान के दौर में वो चीज़ नहीं थी। सबसे पहले पेट्रोल की प्राइस पर आ जाते हैं कि पिछले मंथ या अप्रैल के महीने में जो पेट्रोल के रेट थे वो 149 पर लीटर थे, लेकिन इस वक्त जो रेट है वो 210 जो लीटर के हिसाब से 210 रुपए के हिसाब से ना पेट्रोल मिल रहा है। जबकि शाम में भी यही कहा जा रहा है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ा दी जाएगी। अब जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ जो अशिया खुर्दोनोश है, दूसरी तमाम जो आइटम है, जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, वो तमाम उनकी प्राइस पर इजाफा हो रहा है। आटा, दाल, चीनी की प्राइस देखें तो अप्रैल के महीने में कुछ और थी, इस वक्त जो है वो कुछ और है। आटा पहले 750 रुपये था अप्रैल के महीने में। ये चक्की के आटे की बात कर रही हूँ, जो चक्की का थैला होता है 10 किलो, वो 750 रुपये किलो, 750 रुपये 10 किलो का जो थैला था वो मिल रहा था। इस वक्त अभी का रेट जो आपको बताऊँ तो वो कहीं 800, कहीं 850। चिकन की अगर प्राइस की बात की जाए तो अप्रैल के महीने में वही चिकन की प्राइस कहीं 490, कहीं 480 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही थी। इस वक्त जो मिल रही है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, कहीं 600, कहीं 650 और कहीं 670 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। अच्छा। बीफ की अगर बात की जाए तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में जो बीफ था वो 800, 850 रुपये किलो के हिसाब से, लेकिन इस वक्त जो बीफ का रेट चल रहा है वो भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट है। कहीं 900 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलेगा और कहीं 1000 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल रहा है। इसी तरह दूसरी तमाम चीज़ों में इसी तरह रेट का इजाफा हुआ है। चावल का जो रेट है पर किलो के हिसाब से मुख्तलिफ जो इकसाम के चावल है वो 60 रुपये किलो के हिसाब से ना इजाफा हुआ है। एक चीज़ है, मतलब हमें दूसरी साइड पे भी जाना है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जितना रेट बढ़ रहे हैं तो महज़ब दुनिया में तो हमने ये देखा है कि वहाँ पर ये होता है कि लोग पीछे हट जाते हैं उन चीज़ों से, कंजम्पशन कम हो जाती है, स्टैट्स आते हैं, क्योंकि ये लाइव स्टॉक है ना, अगर बनेगा, ज़िबा होगा जानवर, ख़रीदेगा कोई नहीं, या सब्जियाँ या फल महंगे होंगे तो फिर उसके बाद ज़ाया हो जाएगा।
यहाँ पर कंजम्पशन में कोई कमी की कोई शिकायत की इन दुकानदारों ने, या लोग उसी तरह से धड़ाधड़ खरीद रहे हैं? बिल्कुल मौजूदा हुकूमत आई है उसी के हिसाब से महंगाई आई है, तो बाज़ारों के हर रोज़ हम लोग विज़िट कर रहे होते हैं, तो आवाम का यही कहना है कि जो रोज़मर्रा का आइटम है या दाल रोटी है वो तो नहीं छोड़ सकते, हाँ कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो बीफ है सही कह रही है, जो दाल रोटी है ना ये तो नहीं छोड़ी जा सकती। तो ज़रा हम लाहौर रुख कर लेते हैं। लाहौर में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल, और मजहर इकबाल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि चलें ठीक है, हम लाइव स्टॉक जो है यानी कि जो गोश्त है हम इसको से तो हम इज्तनाब कर सकते हैं, हम ये नहीं लेंगे कि चले भाई ठीक है ये जो है ये लग्जरी आइटम्स में इसका जो पोल्ट्री वाला है ये लग्जरी में इसका शुमार होता है, आप गोश्त नहीं खरीद सकते, ठीक है ना, आप मटन का गोश्त ले सकते हैं, ना बीफ ले सकते हैं, ना चिकन ले सकते हैं, ना फिश ले सकते हैं। फिश तो खैर पहले से काफी ज़्यादा वैरायटी expensive बहुत थी, है। लेकिन वो जैसे मिसाल भी दी जाती थी ना कि एटलीस्ट दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। तो मजहर आप मुझे बताइएगा कि लाहौर में क्या जो दालों की कीमत इतनी है कि लोग दाल रोटी खा के गुजारा कर सकते हैं, या फिर दाल भी लोगों की दस्तरस से बाहर हो गई है? जी जब से ये हुकूमत आई है 2 माह हो गए हैं और हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। और मैं जो आपको सबसे अहम बात बताऊं कि ये अभी इब्तदा है, क्योंकि 3 चीज़ें अगर इकट्ठी बढ़ जाएं तो क़यामत खेज़ महंगाई आएगी। क्योंकि पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, डीज़ल ये बढ़ गई 60 रुपये पर लीटर, फिर उसके बाद बिजली की कीमत 7 रुपये यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग उससे होती है, फिर गैस से मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उसकी कीमत में तकरीबन 50% जो है वो इजाफा हो चुका है। तो अब तीनों चीज़ें इकट्ठी करके आवाम पर जो है वो एक एटम बम गिरा दिया गया है महंगाई का। आप अभी देखें, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, मैं कॉमर्स का तालिब इल्म हूँ, ये तीनों से कम 150 से 200% इजाफा होगा ये आने वाले 1 से 1.5 माह के तो दौरान। आप मजीद डर आ रहे हैं, लोगों की आएगा। वैसे जान निकली हुई है। कल जब से ये बात हो रही है कि जी कि 25 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी, उस ऑलरेडी जो 60 रुपए का इजाफा हो चुका हुआ है, तो इतना उससे मतलब हमने देखा है कि महंगाई में जिस तरीके से सर्ज आया, तो अब जो आप कह रहे हैं उससे तो लोग और ज़्यादा डर जाएंगे। देखें पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए हैं, तमाम जो मुसाफिर बसें हैं उनके किराए बढ़ गए हैं, फिर जो बार बरदारी ट्रक सामान लेके आते हैं उनके किराए बढ़ गए हैं। उसके बाद अब बिजली की कीमत का तो अभी इम्पैक्ट आना है। जो इस वक्त चीज़ें आप मार्केट से ख़रीदने जाती हैं वो तो चीज़ें अभी उसी कीमत पे बिक रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट तो अभी कुछ दिनों के बाद उन पर लागू होगी, जो नेक्स्ट उनकी खेप आएगी। इसी तरह गैस की कीमत है, ये भी अभी तो इसका इतलाक उस पर होना है। अच्छा, आपने अभी दालों का पूछा आपसे, जो दालें हैं वो महंगी हुई हैं। दालें जो बाहर से आती हैं, बैरून ममालिक से आती हैं, डॉलर जिस पे खर्च होते हैं वो महंगी हुई है, क्योंकि पिछले 2 माह के दौरान डॉलर की कीमत में 25 से 30 रुपए इजाफा हो चुका है। अब जहां पे 170, 75 या 80 रुपए डॉलर की अदायगी की जाती थी, अब वो 202, 204 रुपए में ओपन मार्केट से डॉलर खरीदा जा रहा है। लाजमी बात है कि वो चीज़ें महंगी हो गई। अभी अद्वियात महंगी होनी है, क्योंकि अद्वियात का खाम माल सारा जो है वो बाहर से आता है। अच्छा, फिर लोकल जो है ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। अभी हुकूमत ने इंदिया दिया है कि हम अच्छा मज़हर इस्माइल में कि हम बेसिकली जानना ये चाह रहे थे, मकसद ये था, ये जो हमारी खुसूसी तौर पर हम ये जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम थोड़ा सा कंपैरिजन चाह रहे थे। वेगली तो हम बात कर सकते हैं ना कि जी महंगाई उस वक्त भी थी, अब ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप अप्रैल 2022 यानी कि अब से तकरीबन 2 महीने पहले और अब तक यानी कि हुकूमत चेंज के बाद के और पहले के अगर रेट्स हमें बता सकें कुछ किसी हद तक दालों के या जो भी आपको याद हो, तो वो थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर पाएंगे, आइडिया हो जाएगा हमें कि कितना महंगी हुई चीज़ें। देखें, जो चीज़ नई फसल मार्केट में आती है, नया फल, नई सब्जी, वो महंगी होती है। फिर उसके साथ साथ बतदरीज जैसे जैसे उसकी वो उसमें कमी आ जाती है। तो मसलन आम जो चंद दिन पहले 200 रुपये, 250 रुपये थे, वो अब 150 रुपये पे आ चुके हैं। लेकिन इसी तरह दूसरे फल, सब्जियां, सब की मैं बात करता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम बात यह है कि चंद दिन पहले तरबूज 30 रुपये, 25 रुपये आम था,
अब वो 40 रुपए हो गया। उन्होंने कहा बिल्कुल कि जी, और डीजल इसके बढ़ गया। अलावा मतलब ये हमने 2 मज़ीद ये भी देखा है कि एक लाहौर में हफ्ते के- इससे भी ज्यादा, खैर तरबूज तो फिर हम लग्जरी में इसका शुमार हो जाता है। हम ये बात कर रहे थे वो जो बेसिक नेसेसिटी के जी घर दालें में वगैरह। आपने अच्छा, दालें तो हम दालें import भी बनानी करते है हैं ना, हाँ। दालें हम इम्पोर्ट भी करते हैं, ठीक है। जो दाल चावल जी हम बात जो दाल Basic, रोटी की सबसे बात सादा। करें, गोश्त हमने साइड पे कर दिया, गोश्त क्योंकि बिल्कुल हमारी खरीद से बाहर हो गया है। तो जरा अब क्योंकि हमने दालों की बात करी तो आटे के वाले से बात भी करना काफी ज्यादा जरूरी है। आटा मैदा इसकी क्या सूरत हाल है? तो पेशावर में हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक मौजूद हैं। अदनान, क्या सूरत हाल है भाई? देखिए, आटा तो हम मिस किसी भी सूरत नहीं कर सकते। हम रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बताऊं कि पेशावर के शहरी बढ़ती हुई महंगाई से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो नरखनामों में इजाफा हो रहा है। जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, सिर्फ यही सुनने में आ रहा है पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन पेट्रोल के साथ साथ हर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ जो है वो महंगी हो गई है। पेशावर के रामपुरा में जो गला मंडी है वहाँ पर आटे की 20 किलो की थैली 1600 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जो अप्रैल में तकरीबन 1100 रुपये में मिल जाती थी। अब वो भी शार्टेज की सूरत में जो है 1600 की मिल रही है। शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले तो सिर्फ ये सुनते थे कि साल में एक बार बजट आएगा और वफाकी बजट के बाद कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़े अप्रैल से लेकर आज सुबह तक रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा हो रहा है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ शहरी उनसे जानते हो रोज़ाना बजट कैसे बनाते हैं, कितनी महंगाई है, क्या परेशानी है? महंगाई बहुत बढ़ गई है और सब चीज़ें लोगों के ख़रीद से बाहर हो गए हैं। अगर आप देख ले तो आटे की कीमत में तकरीबन इस हफ्ते 200 रुपये इजाफा हुआ है एक 20 किलो के तीले में। चावल की कीमत में 50 रुपये, चिकन जो हमारा कारोबार है उसकी 1 किलो की कीमत में तकरीबन 70 रुपये इजाफा हुआ है। आप बताइएगा महंगाई के बारे में। जी, वो पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुई और ख़ास तौर पर सीएनजी की जो कीमत है वो पहले 1 किलो में तकरीबन 100 रुपये इजाफा होते हैं और अभी जो घी, दाल, चावल वगैरह सब की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अवाम यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि अवाम क्या बता रही कि अप्रैल से लेकर अभी तक जो है रोज़ाना की बुनियाद पर पेशावर में महंगाई में इजाफा हो रहा है। जो चीज़ जो है शेख खुर्दनोश में तकरीबन दाल, चीनी, उसके साथ साथ खासकर गोश्त की बात की जाए तो 600 रुपये किलो वाले मिलने वाला गोश्त अब 800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फ्रूट की तो बात ही ना की जाए, क्योंकि फ्रूट जो है कहीं पर जो है वो आम जो है जो 160 में बासानी मिल जाता था, रात को जो है मैंने खुद 220 रुपये 1 किलो जो है वो आम खरीदे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सब्जियों के साथ साथ फ्रूट और उसके साथ साथ दही, दूध। और अभी आपने रात को खरीदे हैं अदनान, रात को तो कदरे जो निर्ख हैं वो काफी ज्यादा कम भी होते हैं। सुबह के टाइम जो कि जब मार्केट सस्ती है तो और निर्ख होते हैं। अच्छा, लेकिन उसके अंदर चलें एक एस्पेक्ट ये भी आ जाता है, वो जो मजहर ने तस्करा किया था, हम उससे अग्री भी करते हैं कि फ्रूट्स कोई भी हों और किसी भी हुकूमत में हो, आलू बुखारा हो, आम हो, जब नई फसल आती है तो रेट्स महंगे होते हैं, फिर ग्रेजुअली कम हो जाते हैं। रमज़ान में भी हमने यही सिचुएशन देखी थी। अच्छा, अब्दुल्ला मक्सी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा से, काफ़ी देर से हमारे भाई धूप में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुंतज़र हैं। अब्दुल्ला, ज़रा बताइएगा कि ये जो क्या सिचुएशन है गोश्त वगैरह की, हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं कि कितना महंगा हुआ गुज़िश्ता 2 माह के दौरान, ये इस बारे में हमें बताइएगा कि दूसरी अजनास के बारे में भी और गोश्त के बारे में बिलखुसूस। हाँ बिल्कुल जी, नई हुकूमत आने से कबल ये तासुर दिया जा रहा था कि नई हुकूमत आने के बाद मुल्क में जो न शहद और दूध की नहरें बहने लगेगी, लेकिन इस तरह नहीं है। अब सूरत हाल इस तरह है कि जो सफ़ेद पोशी है आवाम का वो भी उनसे छीना जा रहा है और यकीनन इतना ज़्यादा महंगाई का अपने उरूज पर है, वो जो गरीब और मुतवस्ता तबका है इस महंगाई तले पिस गई है। यकीनन अप्रैल से लेकर अब तक की जो सूरत हाल ये है कि काफ़ी चीज़ें जो ना महंगी हो गई हैं, आवाम के दस्तरस से बाहर हो गई हैं। जैसे छोटे गोश्त की बात की जाए तो वो उस टाइम 1200 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था, तो अब 1400-1500 रुपये में फ़ी किलो दस्तयाब है। इस तरह आटे की बात करें कि 1400 रुपये में आटे का 20 kg का जो थैला था वो फ़रोख्त किया जा रहा था, आज वो थैला 1550 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। तो यकीनन शहरी काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं, जैसे दालें हैं और घी है, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, उनमें होशरबा इजाफा कर दिया गया है और इजाफा हो गया है और आगे चल के तो इजाफा भी हो सकता है, जैसा लोग देखा जा रहा है कि बजट जो आ रहा है, बजट के बाद जो सरकारी मुलाजमीन है अगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया तो वो भी सड़कों पे होंगे, सरापा एहतजाज होंगे। अब भी इस टाइम भी जो मजदूर तबका है सरापा एहतजाज है और गवर्नमेंट से यही मुतालबा कर रही है कि जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं इस टाइम आसमान सी बातें कर रहे हैं, उनमें इस्तेकाम लाए ताकि उनके दस्तरस पे आ सके। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम जो तमाम सब्ज़ियाँ, फल
तमाम चीज़ों का रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और अच्छा, साथ में जो मैं किराए हैं, स्पेसिफिकली अब्दुल्ला, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि कोयटा में जो है वो गोश्त काफ़ी पसंद भी किया जाता है, और लेकिन कोयटा में अगर देखा जाए, हमने पहले भी देखा कि आटे की भी कीमत कितनी तेज़ी से बढ़ी। यहाँ पर जो नान वाइज एसोसिएशन है उन्होंने भी कितनी महंगी रोटी भी कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे रोटी का कोर्स वेट भी मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे गोश्त भी जो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो उसकी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिल्कुल जी, जिस तरह हम देखें कि गोश्त के तो ये पहले इसकी निस्बत अब वहाँ पे रश भी देख रहे हैं कि कम है। जैसे मुर्गी का है बड़ा गोश्त है और छोटा गोश्त है, रश कम है। चूँकि महंगाई बढ़ गई है, अब मुतवस्ता तबके के लिए मुश्किल हो गया है कि वो गोश्त ख़रीद सके। एलीट तबका ख़रीद सकता है, इस्तेमाल भी कर सकता है, गरीब तबका काफ़ी इससे मुतासर हुआ है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम पूरे सूबे में, बल्कि कोयटा सूबा दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं हैं। हुकूमत के बस में नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल करे। जो खुद साख्ता महंगाई है वो भी अपने साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियां जहां पर हैं वो कौन सा तीर मार रही हैं? मतलब कराची की मिसाल ले लें कि हम यहाँ पर, आप हमारा शो अगर देखते हैं तो आए दिन हम बात कर रहे होते हैं दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफा, गोश्त की कीमतें प्राइस कंट्रोल कमेटियों की लिखी हुई कुछ और हैं, कमिश्नर कराची की लिस्ट में कुछ और हैं, और उसके नर्ख कुछ और मार्केट में मिल रहे होते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। आप तो चलो फिर भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर है ही नहीं तो कोई देखे नहीं, होती तो न जाने क्या कर लेती, यहाँ पर है भी और कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल जी। चले जी, हमारे नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ शहरों से जो सूरत हाल थी में से आगाह कर रहे थे। इंशाल्लाह महंगाई के वाले से आगे बात भी करेंगे। कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल मक्सी, पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे अदनान तारिक, कराची में जो सूरत हाल थी इशरत खान हमारे साथ मौजूद थी, और मज़हर इकबाल लाहौर में जो सिचुएशन थी उस हवाले से मैं आगाह करते। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। तो भाई जी, महंगाई का रोना रो रहे हैं और सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों महंगाई पे बात करें। वैसे अब तो आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि बिलाखिर सिचुएशन इस हद तक आ रही है कि हमारा भी दर्द के मारे हादसा निकलने वाली सिचुएशन है। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मौशी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ज़रा सही मायनों में हकीकी लिहाज से ज़रा अपना नुक्ता नज़र देते हैं और फिर यह है कि बताते हैं कि इससे वे आउट क्या है। तो खुर्रम साहब ज़रा बताइए, हम काफ़ी परेशान हैं, और इससे पहले कि हमारे परेशानी में हादसा निकले मिफ्ता इस्माइल साहब की तरह, तो ये ज़रा बताएं कि क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्यों कंट्रोल में, पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं लेकिन डॉलर भी साथ ही साथ बढ़ता जा रहा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। एंड आल्सो वाज इट एक्सपेक्टेड? खुर्रम जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, पहली बात यह है कि अभी ये नहीं हो सकता कि ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ाई जाएं तो डॉलर एकदम से जो है वो नीचे आ जाएगा, या डॉलर जो है बिल्कुल वही 170 या 160 पे आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है नंबर 1। क्योंकि देखें, इंटरनेशनल मार्केट में भी डॉलर बढ़ रहा है और डॉलर 20 इयर्स हाई पर है, 20 इयर्स हाई पे डॉलर पूरी दुनिया में, नंबर 1। सेकेंडली, जो ऑयल है, ऑयल देखिए हमारे यहाँ ऑयल इकोनॉमी है, ऑयल ड्राइव करता है। तो ऑयल इस वक्त $120 का है, अभी हम बात कर रहे हैं $120 का अभी पहुंचा हुआ, कल फिर $3 बढ़ा है। तो जब तक हम इंपोर्ट करते रहेंगे, देखिए 2 रीजन है, एक तो ये कि हमें डॉलर किस लिए चाहिए, और दूसरा हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस चीज का है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास अरेंजमेंट नहीं हुआ हुआ। ये दोनों फैक्टर्स जो है वो प्ले करते हैं करेंसी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, इन्वेस्टर की साइकी के साथ खेलते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इंपोर्ट तो करनी पड़ रही है, कुछ भी हो आपको ऑयल मंगवाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास ऑयल आपने इन्वेस्टमेंट ओवर पीरियड नहीं की अपने इंडिजिनस सोर्सेज में, तो इसलिए आपके यहाँ जो है ऑयल इतना निकलता ही नहीं है। इनफैक्ट ऑयल जो निकलता है वो कम होता जा रहा है, और दूसरा गैस भी आपके पास जो है वो कम होती जा रही है, तो आप ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। सेकेंडली, वो तो याद है हमें कि वो फवाद चौधरी साहब भी कहते थे कि अब वक्त आएगा जब लोग सिलेंडर रखेंगे क्योंकि गैस नहीं है मुल्क में। जी बिल्कुल, ये तो उन्हें भी डरा दिया था हमें। जी, तो वो नहीं हुआ। तो दूसरी बात यह है कि डॉलर जब डिसीजन लेना शुरू किए गए तो आपने देखा कि डॉलर लोकल मार्केट में 197 पे आ गया था, 197 रुपीज पे, यानी कि 3-4 रुपए जो है वो कम हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर आप डिसीजन टाइम पे लेंगे, जल्दी लेंगे, तो आपका इम्पैक्ट उस पर जरूर आता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आता। लेकिन आपके यहाँ चूंकि डॉलर की शॉर्टेज अभी है, IMF के साथ कोई वायदा अभी तक तय नहीं पाया, इसलिए आपका जो है वो चीजें अभी तक हवा में हैं। वेट खुर्रम, मतलब हम इतनी महंगाई फेस कर रहे हैं, और ये पहले भी कहा जा रहा था, ये पहली हुकूमत ने भी कहा था कि मगर IMF में जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, ये तो पता ही था।
सो मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि वो डॉलर नीचे नहीं आएगा, तो मतलब फिर कब आएगा नीचे? क्योंकि जब डॉलर नीचे आएगा तभी हमें भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जितने में ऑयल खरीद रहे हैं वो भी ऑफ कोर्स उसकी कीमत में भी फर्क आएगा। अगर हम बाहर से खरीद रहे हैं डॉलर्स में खरीद रहे हैं, और जो हमने कर्जे वापस करने डॉलर्स में, उसमें भी फर्क आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट सही होगा। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी डिसीजन जो लिए गए हैं इसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता आएगा, क्योंकि अभी जो तेल की कीमतें हैं वो चढ़ी हैं। उस जैसे लोकल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें ऊपर गई हैं, जिसका डिमांड पे अगले 1 महीना 2 महीने में फर्क पड़ेगा। जब फर्क पड़ेगा तो आपका इंपोर्ट बिल कम होना शुरू होगा। जब इंपोर्ट बिल कम होना शुरू होगा तो डॉलर की रिक्वायरमेंट कम आएगी। देखिए, डिमांड सप्लाई का गेम है बहुत बड़ा। आप ये ना समझें कि आज डिसीजन लिया तो कल एकदम से डॉलर 30 रुपए आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बात महंगाई आगे बढ़नी है, ये मैं आपको बता दूं, उसके लिए तैयार रहें। नहीं, लेकिन ये ज़रा समझाएं कि एक तो चीज़ें जो बाहर से अगर हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगाई उनके ऊपर होना, चलें समझ में आता है कि जी वो क्या चक्कर है, लेकिन ये जो डोमेस्टिकली जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनके ऊपर चीज़ें तवातुर से बढ़ती चली जा रही हैं। ये किसका फेलियर है, हुकूमत का या फिर प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता उसका? अच्छा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली लोकल जो प्रोड्यूस होती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मैं बात कर लेता हूँ, मैं गंदम की बात कर लेता हूँ, मैं चीनी की बात कर लेता हूँ, मैं जो है कॉटन की बात कर लेता हूँ। ये सब चीजें हम सेल्फ सफिशिएंट थे, आपको पता है। जी जी, आज अब नहीं है, नहीं है अब। यही तो प्रॉब्लम है, हमने वो गवर्नेंस नहीं की, हमने वो प्रोडक्टिविटी अपनी नहीं बढ़ाई, हमने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट भी नहीं किया, उस पर टैक्स भी नहीं लगाया। तो रिजल्ट ये हुआ कि बिल्कुल ऐसे ही है ना, आपको पता है 14 मिलियन बेल्स हम प्रोड्यूस करते थे साल की, आज हम 7 भी नहीं करते। तो हमने वो $2 अरब मजीद इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल का, मेन जो आपका एक्सपोर्ट है। तो आप सोचे ना कि हमने इतनी खराब चीजें कर दी इकोनॉमिकली कि अब वो जो है वाइबल। और अब तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि ये कह रहे थे पुरानी हुकूमत के पास अच्छी मुआशी टीम नहीं थी, इनके पास अच्छे मुआशी टीम के लोग भी हैं और इनके पास एक्सपीरियंस भी है, बट फिर भी खुरम हमने तो कोई बेहतरी नहीं देखी। भी तो नहीं आएंगे, वो यही तो कह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मुआशी टीम जो है ना सबके पास रही है, लेकिन किसी ने सही या तो कंसेंसस नहीं हुआ कभी, या सही से जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सके प्रॉब्लम, या पॉलिटिकली हम इतना ज्यादा जो है वो एक्सपोज थे पॉलिटिकल नैरेटिव पे कि हम इकोनॉमिक नैरेटिव भूल गए। नहीं, लेकिन अभी आपको कोई डायरेक्शन सही नजर आ रही है खुर्रम? देखें, अभी जो डिसीजन लिए गए हैं इसका इम्पैक्ट आएगा और मजीद डिसीजन होंगे, लेकिन इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म में आपकी इकोनॉमी बैठेगी, आपके यहाँ महंगाई ज्यादा, आपके यहाँ जो है कर्जे बढ़े रहेंगे। ये उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक एक फुली मैंडेटेड से मुराद ये है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट नहीं जो है IMF के साथ मुआहदे के साथ नहीं आती, ये गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, वो अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक सिंगल मेजॉरिटी मैंडेट के साथ नहीं आती और फिर उसके बाद वो IMF के साथ फ्रेश मैंडेट नहीं करती और 5 साल उसको पूरे नहीं मिलते या 10 साल पूरे नहीं मिलते, ये 2/3 मेजॉरिटी, तो फिर मेरे ख्याल से फिर हुकूमत को इस हवाले से जो है वो काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस हवाले से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क की मईशत पे किसी भी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ तो खुर्रम शहजाद मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते, हमारे साथ रहिएगा। भाई, एक तो महंगाई है और ऊपर से जो है ये लोड शेडिंग है, यानी कि बिजली के नर्ख भी बढ़ते चले जा रहे हैं और ऊपर से बिजली दस्तयाब भी नहीं है, और ये भी नहीं पता कि बिजली जानी कब है और आनी कब है। बिल्कुल जी। और कराची में तो इतना लोड शेडिंग से बुरा हाल है कि कहीं 11 तो कहीं 12, कहीं 13, कहीं 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान, उनसे जान लेते हैं कि सूरत हाल क्या है। जी अनवर। जी देखिए, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 8 से 12 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। और अगर बात की जाएगी कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों की, इस वक्त मौजूद है शाह फैसल कॉलोनी में। यहाँ के मकीनों को भी इंतहाई मुश्किलात का सामना है। दिन की औकात कार में हर 1 घंटे बाद 1.5 घंटे के लिए बिजली का तातुल पैदा कर दिया जाता है और इस तरह रात के औकात में भी ये सूरत हाल रहती है। इसके अलावा कोरंगी, मलिर, मॉडल कॉलोनी, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, कय्यूम कॉलोनी, न्यू कराची, गुलिस्तान जोहर, गुलशन आबाद, नाजियाबाद, नाम नाजियाबाद, गज़ से कराची किसी भी इलाकों का नाम लिया जाएगा तो ये सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। और के इलेक्ट्रिक की जानिब से शिकायती मराकज़ के ऊपर शिकायत करने के बावजूद किसी किस्म का भी ताउन शहरियों से नहीं किया जाता है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बिजली की अदम फराहमी के बायस पानी के उसूल के अंदर भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तो ये वो संगीन चैलेंजेस है कराची के शहरियों को जो इनका वो सामना कर रहे हैं। तो इस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। जी ऑल राइट जी। तो ये
एक तो बदस्तूर जो है ना चीज़ें जारी रहती हैं, समझ नहीं आता कि हम इसका करें क्या। मतलब कल हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि एक टाइम बना हुआ है 11 बजे लाइट जाने का, अब उस टाइम पे लाइट नहीं गई। ओहो, फिर तो परेशानी। एक तो खुशी लाइट नहीं गई। अब 11 बजे से लेके आप सोचें कि 11 बजे से लेके 11:10 तक तो यकीन नहीं आया कि लाइट नहीं जा रही। उसके बाद डर ये आ गया कि 11 बजे नहीं गई तो 12 बजे चली जाएगी। 12 बजे नहीं गई तो फिर डर के अब अगर गई तो न जाने कितनी लंबी जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि अपना हक कोई छोड़ता नहीं। ये भी और दूसरे 11 बजे नहीं, मतलब देखिए हम तो लोड शेडिंग से पागल हो गए ना। मतलब 11 बजे नहीं जाएगी तो 12 बजे जाएगी, 12 बजे नहीं जाएगी तो 1 बजे जाएगी, जरूर जाएगी जरूर। एक खौफ दिल में बैठा हुआ है। और फिर से कहीं ऐसे टाइम में तो नहीं जाएगी कि हमारी नींद मुतासर हो जाएगी। वो सुबह शो करने भी जाना है, नौकरी में भी जाना है, तो करेंगे मैनेज इसको कैसे। तो जनाब प्लीज लोड शेडिंग के वाले से कुछ करें। हम ऑलरेडी महंगाई से सताए हुए हैं, हमें और ना सताएं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब 10:03 हो चुके हैं। एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। मैं हूं आपके साथ, आपका जाना माना और पहचाना, सबका राज दुलारा। ये भी बोल दिया करें, प्यारा और न्यारा ये भी बोल दिया करें। चेहरे में मुस्कुराहट देखें, सबसे खूबसूरत तरीन एंकर ये भी बोल दिया करें आप। चेहरे की महंगाई फ्री एंकर ये भी बोल दिया करें आप। हाँ, नाम भूल गया। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, इससे मुझे 2014 में एक वो तकरीर याद आ गई। जी जी, मुझे मुझे वो धरना याद आ गया। लेकिन किस चीज की मुबारक हो ये भी तो बताएं भाई। वो ये है कि फौरन नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए। आजकल ना हमारी पूरी अगर टीम में भी और आसपास इतनी माशाल्लाह से मुबारकबादें हमें मिल रही है ना, हम लोगों को मुबारकबादें दे रही है। किसी घर बच्चा हो रहा है, किसी घर कुछ, तो फिर हम वो मुबारक से मेरे ज़हन में आ गया कि ऐसी कोई खबर तो नहीं है। नहीं, वो खबर बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन तो उसके लिए थोड़ा सा हम खबर सस्पेंस रखेंगे। ये वैसा ही है कि जैसे आपने कहानी का एक हिस्सा प्रोग्राम के शुरू में सुनाया और फिर बाद में सुनाया ताकि लोग आपके साथ जुड़े रहें। तो ये टैक्टिक्स होती हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर में टॉप स्टोरीज करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबर कौन सी है थोड़ी सी अच्छी। ज्यादा मुश्किल हालात हैं लेकिन थोड़ी सी बेहतर। टॉप स्टोरी चलें जी, तो आप बता देते हैं कि भाई इतनी बड़ी कोई ऐसी कोई ये खबर नहीं थी कि महंगाई में कमी आ गई। लेकिन वो जो डॉलर और उसका हम बात करते रहते हैं ना, तो कहा जाता है कि मुश्किल वक्त में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी फील होती हैं। तो डॉलर की कदर में थोड़ी सी कमी हुई है, रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। थोड़ी नहीं है वैसे, ये 3 रुपये 42 पैसे इंटर बैंक में डॉलर जो है वो सस्ता हो गया है। और 200 यानी कि जो नफसियाती एक हद उबूर कर गया था, उससे थोड़ा नीचे आया है। 199 रुपये 41 पैसे पर ट्रेडिंग हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि ओपन मार्केट में डॉलर अभी भी 201 से 204 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। चल, लेकिन कम हुआ, 3 रुपए कुछ पैसे कम तो हुआ। लेकिन ये है कि भले 10 रुपए कम हो जाए, ना तो किराए सस्ते होने ना बाकी अजनास की चीजें, क्योंकि ये फिर हुकूमत का काम है। हियर कम्स द प्राइस कंट्रोल कमेटीज कि वो आए चेक करें कि भाई क्या क्या निर्ख जो है वो आवाम को दिए जा रहे हैं और पीछे उनकी लॉजिक क्या है। चलिए ठीक है, मुनाफा कहीं ना कहीं तो कितने % होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, तो ये एक बड़ा जबरदस्त चक्कर है। अच्छा सती, आगे की जो खबर है ना, जो हम नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो इतनी मज़ेदार किस्म की एडवेंचरस खबर है। और मैंने भी अपने जहन में रखा हुआ है कि अभी हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ना, इन्होंने जो मार्का मारा है, सो मेरा भी प्लान है कि मैं ऐसा मार्का ज़रूर मारूं। अच्छा, मार्का ये है बेसिकली बरतानवी निजात पाकिस्तानी। वैसे तो पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट है माशाल्लाह। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बिकॉज आई हैव वन इन फैमिली, तो आपको पता है कि कितना पढ़ना पड़ता है। इतना पढ़े उसके बाद फिर ये इतना पढ़ने के बाद बन के साइकिलिस्ट। जी, इतना पढ़ने के बाद फिर पैसा भी जो आता है वो अन्य का होता है ना। हाँ, यू आर राइट, वो भी एक अच्छी चीज है। वो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन भाई शौक उनके ये है कि वो बाइसाइकिल राइडर है। और मेरी बात सुने, बाइक राइडर है। बाइक राइडर, हाँ वही। बाबू वहाँ देखे ना, मैं छोटा दिमाग ना, महंगाई है तो मैं जरा थोड़ी महंगी बाइक पे जाती नहीं, बट इनके पास वो वाली बड़ी वाली बाइक है जनाब। और इस बड़ी वाली बाइक से ऐसा नहीं कि ये एक शहर से दूसरे शहर चलेंगे। नो, बिल्कुल नो, इतनी महंगी होगी जी जनाब। ये मेरे ख्याल से हार्ले की भी कोई अब्बू होगी ये, जिस तरह की बाइक है। और इस बाइक पे जनाब हमारे ये जो बरतानवी निजात अकरम आसिफ साहब आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। बरतानिया से निकले सीधा कराची, दरमियान में 18 मुमालिक। सती सोचो, Just imagine, it's a very। और आपको पता है आज के हमारे शो के बाद वो दोबारा चले जाएंगे बरतानिया, फिर चले जाएंगे। अच्छा, सफर का मकसद ये है कि नादार और मुस्तहिक बच्चों की तालीम और फलाह बहबूद के लिए
काम करना है, उनकी मदद करना है, तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकराम आसिफ साहब। अच्छा, लिखा हुआ बाइक राइडर वो कहते हुए मुनासिब नहीं लगता। हाँ, मुझे तो बंदा खुद नहीं चार्टर्ड लगता। अकाउंटेंट हो, वो भी बरतानिया में, तो हमें तो आप में बरतानवी पाउंड ही पाउंड नजर आ रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सबकी मदद के लिए आए, हमारे लिए क्या लेके आए? पहली बात तो मुबारक हो आपको। थैंक यू। आई नोटेड जो पहले सीन एक छोटा सा था, जी जी, तो उसके लिए आपको आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं खुद भी ये बाप हूँ 4 बेटियों का और एक बेटी का, सो मुबारक हो। थैंक यू। आपने इंट्रोडक्शन ऐसी की, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। तो खैर ये ट्रिप जो था इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मैं चैरिटीज़ के लिए काम पहले भी करता था, हाइकिंग भी मैंने की है। मिस्र में 500 किलोमीटर मैंने हाइक भी किया था। और सबसे बड़ी राइड जो मेरी थी वो थी 1100 किलोमीटर 11 दिन लगातार, और वो ब्रिटानिया से अल-मगरिब की थी। पर दोनों पर मेरे कुछ हादसे हुए थे, लेकिन खैर वो खत्म हो गए थे। मतलब But you learned from them. You don't learn. You can never learn. You can never learn. You can never learn. क्योंकि बात यूँ है, 18 मुल्क से आप घूम के आ रहे हैं। Yes. मैं दिन का अगर 9 घंटे से ज़्यादा ही मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, 9 से 12। एक ही दिन था 7 घंटे मैंने चलाए थे, वरना इट्स 9 to 12, कभी कभार 15 आवर्स भी करता हूँ। तो कमर दुख नहीं जाती जितनी भी अच्छी बाइक? नहीं, जो दुखती है वो कमर नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं करें तो बेहतर है। तो वो आप खुद समझ लें होंगे कि क्या होती है। पर ये होता कि अगर ये मैं अपनी ज़ात के लिए करता तो आई वुड नेवर डू दिस, बट बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर समथिंग एल्स, फॉर समबडी एल्स। हम मासूमों के लिए कर रहे हैं, यतीमों के लिए कर रहे हैं। देखिए, यहाँ आप चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, यू विल सी चिल्ड्रन पिकिंग अप कचरा, कूड़ा, क्रिकेट, जो भी उसको कहते हैं, ब्रिक फैक्ट्रीज में चले जाएं, और फिर जो बच्चे हैं जिनका ना कोई बाप है ना कोई माँ है, तो फिर उनके बारे में हम सोचते हैं कि एक सवाल मुझे किसी ने बताया था या पूछा था कि व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी, इंसानियत क्या है। और मैं उस पर ऐसे उस सवाल पर इतना मैं डूब गया था कि वाकई इंसानियत तो हमें पता मैंने क्या है, पर वाकई इंसानियत में इंसान अभी है कि नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ है, लेकिन सामने तो नहीं नजर आता, पर ढूंढना पड़ता है। और जब आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपको लोग देख कर ना उनके अंदर भी कुछ ऐसा आता। मुझे कुछ बज़ाहिर एक चीज़ बताएं कि आप बाइक राइड कर रहे हैं, आप एक कामयाब, आपका प्रोफेशन है, करियर है आपका। जब आप बाइक राइड कर रहे हैं तो उसको आप बच्चों की मदद का जो जज्बा है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? यानी कि जैसे जो लोग टीवी पे देख रहे हैं वो ये कह रहे होंगे कि ये बंदा बाइक राइड करता है, मतलब 18 मुल्क घूम चुका है, ये इन बच्चों के लिए अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें? जैसे हाउ डू यू डू? जी, ओके। सो मेरे पास यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर लिंक्स हैं, जो भी यूट्यूब से आता है वो चैरिटी के हवाले चला जाता है। आई डोंट नीड दैट, सो दैट्स फाइन। दूसरी बात, आपने पहले जो किया कि यूर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सक्सेसफुल हैं। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस हम मेजर करते हैं फाइनेंसेस के साथ। वो तो फरौन ने भी नहीं कुछ लेकर गया, कुछ भी नहीं। सोचने वाली बात है। अगर हम सक्सेस सही अपने ईमान से, पाकिस्तान इज नॉट जस्ट मुस्लिम, इज क्रिश्चियंस है और भी और हिंदू भी हैं, लेकिन अगर हम अपने मजहब, जो भी मजहब है, उसके हिसाब से सक्सेस देखें, देन इट्स डूइंग गुड बाय गॉड। एंड हाउ डू, और ह्यूमैनिटीज में आ जाती है, बिकॉज़ प्रीच जो है वो ह्यूमैनिटीज में की जाती है। अच्छा, कौन-कौन से ममालिक दरमियान में, और स्पेसिफिकली आपने जो इतना लंबा सफर किया, पहले बताएगा कितने दिन उसमें लगे? हमने ममालिक तो बता दिया 18 हैं, और अकेले सफ़र करना, मतलब अगर मैंने कभी ज़िंदगी में अकेले ट्रैवल किया हुआ तो वो एडवेंचर में शुमार होता था, बिकॉज हर चीज़ आपके पास होती थी, अच्छा होटल, सब कुछ है वो। लेकिन एक कॉज के लिए सफ़र करना, एक ऐसी आपके पास सवारी जिसमें आप ज़रा कंफर्टेबल भी नहीं है और ये भी नहीं कि एक शहर से दूसरे शहर, पता नहीं कितनी दूर से आप आए हैं। अच्छा, पहली बात करूंगा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक। अभी आपके प्रोडक्शन टीम ने कहा था कि आपने आना जो आपका मोटरसाइकिल सूट है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये पूरा का पूरा तंदूर है कराची में, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा तो मैंने कहा लेकर आता हूँ। सो तकलीफ शुरू में आ जाती है। पहले दिन आप जब करते हैं एंड मोटरसाइकिल पर आप 10, जैसे मैंने कहा 10 से 12 घंटे आपने बैठा, पहले दिन में आपकी बस हो जाती है, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट कंट्रीज में। फिर मैं वापस इस पर आता हूँ। कंट्रीज पहले मैं बता दूं तो यूके से निकला फ्रांस से बेल्जियम, बेल्जियम से
लक्समबर्ग से वापस मैं फ्रांस आया ताकि मैं पहाड़ी इलाका जिसको हम कहते हैं मॉन्ट ब्लांक या शैमनी उससे गुजरूं, स्विट्जरलैंड से लिechtenstein। अच्छा, आप जो आप यूके से आप बर्तानिया से जो आप फ्रांस गए तो आपने दरमियान में फेरी राइड उसमें उसके थ्रू आए हैं? आप फेरी के थ्रू आप आए ना वहाँ से फ्रांस, आप फेरी के थ्रू आए होंगे। जी ठीक है। मैं आप मोटरसाइकिल को पार करते हैं, फिर स्विट्जरलैंड से लिechtenstein, फिर ऑस्ट्रिया, फिर इटली से क्रोएशिया से बॉस्निया से मॉन्टेनेग्रो से अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान। अच्छा, ये जो रूट आपने चूज किया, लाइक इसकी कोई खास वजह या यही बनता था? ग्रेट क्वेश्चन। अक्सर लोग करते हैं डायरेक्ट रूट A to B, मैंने वो नहीं किया, बड़े शहरों को छोड़ दिया, मैंने गांव इलाके और छोटे शहर में मैं गया हूँ। वजह ये थी कि एक तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा वजह होती है, और जब मैं सफ़र करता था मेरे जहन में और भी वजह आती है, व्हाई एम आई डूइंग दिस, क्योंकि जैसे मैंने कहा जिस्म तो टूट जाता है, एंड यू आस्क योरसेल्फ, आप खुद पूछते कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मुझे कहते हैं आप बड़े बहादुर हैं, मैं उनको सच बताता हूँ, आई एम एट दैट लेवल, आई कैन टेल द ट्रूथ, एंड मुझे कोई माई वैल्यू मेरी कम नहीं होती, क्योंकि मेरी वैल्यू जो है वो इतनी है, आई नो हाउ मच इट इज़। मैं कहता हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कह देता हूँ बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़ ये करता है, ठीक है। तो हुआ ये कि आपको पता, आप मीडिया के साथ तलक रखते हैं कि इन एशिया, इन पाकिस्तान, यू ग्रेट, बट व्हेन यू गो इनटू मीडिया, इनटू यूरोप, द वेस्टर्न मीडिया में चले जाएं तो मुसलमान को तो ऐसा वो मारते हैं, बिल्कुल वो हम कहते हैं ना जूते उतार के, वो एक नहीं दूसरा भी जूता उतारते हैं, फिर पड़ोसी से कहते हैं आप भी अपने जूते ले आए। सो जब भी कोई मुजरम भी हो, अगर कोई आदमी है उसका नाम है इब्रार, उसने जुर्म किया तो कहते हैं पाकिस्तानी मुस्लिम इब्रार हैज कमिटेड दिस क्राइम। कोई वेस्टर्न हो तो उसका नाम से लेते हैं, ना उसका कंट्री। वही जैसे हमने देखा कि हम पे टेररिज्म, पाकिस्तानी उसको टेररिज्म में डाल देते हैं, अपना कुछ हो तो कहते हैं जी मेंटल कोई प्रॉब्लम थी तो मेंटल इलनेस की वजह से जी शूट कर दिया उन्होंने। मसला ये था कि गांव से आकर ये इलाकों में जाके एवरी प्लेस एवरीवन आस्क्स, हर बंदा पूछता Who are you? Why are you doing this? Oh wow! आपका नाम क्या? तो मैं जब इस्म शरीफ अपना बताता हूँ तो मैं ऐसे बताता हूँ, My name is Mohammed Ikram Asif। Okay. इकराम आसिफ उनको नहीं सर, लेकिन मोहम्मद का नाम तो उनको पता नहीं। That's the image building part. That's the part that's also part of my trip, that I need to tell people that Muslims are not all, जैसे आपने कहा terrorist हैं या ये हैं वो हैं, कुछ ऐसे भी हमारे नेबर्स हैं जो वो अपने तरीके से हमें गंदा करते हैं। लेकिन ये बताएं कि जो इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस था, जब आप आपने 18 मुल्कों में गए, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस कहाँ पर लोगों का रहा? और सबसे ज्यादा सच बताऊं तो जैसे मैंने कहा, मुझे तो सब रास्ते में इंसानियत मिली है, सब रास्ते में कोई ऐसा शख्स नहीं मुझे मिला जो उसने मेरे साथ कोई ऐसा जैसे हम कहते हैं चक्कर किया या इंसल्ट किया, बल्कि people were just inspired। तो खुद मुझे कहते हैं what can we do? मैंने कहा you can do 3 things। One, if you have the money, क्योंकि अभी तो जो cost of living crisis सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में है, तो मैंने कहा अगर आपके पास पैसे नहीं, मैं आपसे कुछ, क्योंकि मैं खुद लेता नहीं हूँ, वो डायरेक्ट चैरिटीज़ के अकाउंट्स में जाते हैं। I don't want to touch anybody's money। वो भी एक बड़ा इम्तिहान होता है और उसमें बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेफिनेटली। तो मैं कहता हूँ if you cannot do that, then watch the channel। If you watch the channel, जो भी YouTube से आता है वो उनके हवाले से। अब तक जो आपने किया है जी उसके असरात क्या आपने देखे? मिसाल के तौर पर you wanted to help the children, कुछ मदद की, क्या हुआ? So before I did this trip, इस ट्रिप से एक और ट्रिप मैंने छोटा सा किया था, वो था माह रमज़ान का महीना था, तो मैंने यूके का जो सदर्न कोना है उसको कहते हैं लैंड्स एंड, तो जो नॉर्दर्न है वो स्कॉटलैंड में आता है, उसको कहते हैं जॉन ग्रोड्स। ये टोटल मुझे पड़ा 1465 किलोमीटर। अच्छा। तो मैंने ये लगातार 12 बजे रात के वक्त में निकला था और 5:45 मतलब 5:45 दूसरे दिन में पहुंचा। सो जस्ट अंडर 17 hours of riding, just stopping for petrol। 7 दफ़ा मैंने पेट्रोल डाला एंड दैट डिस्ट्रॉयड माई, एंड साथ साथ आई वॉज फास्टिंग, रोज़ा भी रखा हुआ था। तो जब मैंने रोज़ा का जिक्र किया तो गोरे जो वहाँ के हैं उन्होंने कहा आप पागल हैं, आपके सेंसेस गुम हो जाएंगे, यूर अ हैज़र्ड टू द अदर रोड यूजर्स। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने जिक्र भी बाद में नहीं किया, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है रोज़ा मैंने रखा था। और जब ये मैंने किया था, जब ख़त्म हुआ तो उधर से होटल 16 किलोमीटर दूर था। दैट 16 किलोमीटर फेल्ट लाइक आई वाज डूइंग 1465, क्योंकि मुझे उस दिन महसूस हुआ कि जब आप अल्लाह के रास्ते में कोई काम करें
हाय तो अल्लाह पाक खुद आसानियां वो जो पैदा करते आपके हैं। अंदर ताकत हाँ। डालते हैं ना, जज्बा और जुनून। रमजान में समा वो एनर्जी, पता नहीं कि एनर्जी का फ्यूल कैसे हमारे अंदर इतना आ जाता है। मुझे क्विकली बता दीजिए, ये आपकी बाइक कौन सी थी पहली जी बार? जी, वो होंडा NC 750X है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। हाँ। लेकिन ये जरा ऑटोमेटिक बाइक है, तो इसके गियर्स जो हैं ऑटोमेटिक हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है। और आज जो आप वापस दोबारा से बरतानिया जा रही है, क्या फिर तो नहीं बाइक पे जा रहे आप? ये नहीं, फिर ये तो अभी मैं कर रहा हूँ, एक चार्टी मैं जिक्र कर दूँ, कश्मीर ओफन रिलीफ ट्रस्ट कोर्ट, वो कश्मीर में है लेकिन वो पाकिस्तानी और कश्मीर के बच्चों की हेल्प करते हैं, एजुकेशन, यतीमों की भी हेल्प करते हैं, बल्कि अस्पताल भी खोल रहे हैं एक सुपर डुपर कश्मीर में, उनके लिए करूँगा। क्योंकि अब मैं पाकिस्तान आ गई हूँ, आई थिंक जब आप अपने इलाके में आते हैं तो आपके रूट्स जरा मजबूती से पकड़ लेते हैं। तो मैंने कहा जब वापस जाऊंगा, आई एम जस्ट डूइंग फॉर वन चैरिटी, पाकिस्तानी चैरिटी। चैलेंज जबरदस्त, विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू वेरी मच। कई लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन होंगे और अल्लाह ताला आपकी मजीद मदद करवाए और सबकी मदद करे। बिल्कुल जी, मुझे तो इतना अच्छा लगा क्योंकि जैसे मैंने पहले जिम इंजीनियर्स की भी वॉक देखी है कि वो जो इतने पाकिस्तान के इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी वो भी बिल्कुल ऐसे ही लोग वॉक किया करते थे। मतलब अगर कराची से निकल रहे हैं इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद और पैदल चलते थे, तो फिर वो पीछे एक पर्पस है, तो अब समझ में आती है। और लोग वाकई ही जो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल भी करते हैं तो उनका पीछे एक मकसद होता है, वो जो चैरिटी भी इकट्ठी करते हैं फिर उसके बाद वो बच्चों में देते हैं। तो मैं जो सोच रही थी इट वॉज फॉर एडवेंचर, लेकिन अब मैं ये देख के सोची कि भाई जब आप अल्लाह पाक ने आपको एक अच्छे काम की सलाहियत दी है तो व्हाई नॉट इन दैट वे, आप लोगों की मदद करते हुए बिल्कुल ज़्यादा जी, बेहतर पहले होगा। अपनी मदद करें, फिर लोगों की मदद करें और ये सिलसिला फिर बढ़ाते चले जाएं। अब क्या है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी? अच्छा जी, और आज है वर्ल्ड ओशन डे। तो वर्ल्ड ओशन डे, वैसे तो हमने, आपको याद है पिछले साल भी जब वर्ल्ड ओशन डे किया था तो लोग वर्ल्ड ओशन डे मनाने के लिए समुद्र पे चले गए थे, लेकिन इट्स नॉट बेसिकली सेलिब्रेटिंग ओशन। वहां जाके सी साइड पे ये ऐसा दिन नहीं है, बल्कि जो आबी हयात है उस हवाले से, और ये जो स्पेसिफिकली आपने देखा पिछले दिनों में मैंग्रोव्स लगाने की वो जो सारी तकरीब भी हुई हैं, तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं आबी हयात की ज़िंदगी को सिक्योर बनाने के लिए और हमारे इस पानी के जो ज़खायर इनको सिक्योर बनाने के लिए, मैं चाहूँगी सतिया आप ज़रा इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता बेसिकली हाँ, सकेंगे। मैं वही देख रहा था कि ये पर्पस जो है वो बेसिकली ये है कि ये जो इंसानी इक़दामात हैं, इंसान जो भी हरकत व सकनात करता है समंदर के साथ, उसके जो है वो समंदर पे जो असरात पड़ते हैं उनके ऊपर बात करना है। और फिर ये है कि दुनिया भर में लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है कि किस तरीके से ये दुनिया भर की जो सारी आबादी है वो ऐसे इक़दामात करे कि जिससे समंदर जो है वो दिन ब दिन, जैसे हम देख रहे हैं कि आलूदा होते जा रहे हैं, और मतलब वहाँ पर कभी समुद्री बहरी जहाज़ है उनका तेल रसना शुरू हो जाता है, कभी कचरे का मामला होता है, और ये सिर्फ साहिल की हद तक महदूद नहीं है। साहिल की सफाई एक अलग चीज़ है। किसी भी जगह में जाके, क्योंकि आप तो रहे भी हुए हैं, तो आपने कभी किसी भी ऐसे समुद्र वाली जगह पे स्मेल देखी है? नहीं, हमने देखी है जी जी। आप समुंदर से चाहे 2, 3 या 4 या 6 किलोमीटर के फासले में रहते हो, लेकिन हमने अपने समुद्र में वो ताफून उठता हुआ देखा है। या हमारे समुद्र के हालात आप देख रहे हैं, लोग जाते हैं यहाँ पर, क्या कचरा यहाँ पे छोड़कर आ जाते हैं, अपनी तमाम तर बाकियात यहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं। जस्ट लुक एट दिस कि हम अल्लाह पाक की जो खूबसूरत कुदरत का हम हाल क्या करें, क्या हशर नशर हम कर रहे हैं। ये बेसिकली ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है ये दिन, और कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया गया था 1992 के बाद से, कि कनाडा का एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ओशन डेवलपमेंट था और उनकी जानिब से ये शुरू किया गया था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए इस हवाले से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता शुरू किया गया। बहुत से मसाइल हैं समुद्र को, समुद्री हयात को, किन किन चीज़ों का सामना है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि भाई जो भी मसला हो समुद्र में डंप कर दो, वो ठीक हो जाएगा, कि हम तो यहाँ पे पहाड़ हो जाए। अच्छा जी फलानी चीज़ है जो उसको जाके समुद्र में बहा दो, फलानी चीज़ उसको जाके समुद्र में बहा दो, नेकी करो दरिया में डालो वाला सुना था, लेकिन यहाँ पर तो तबाहियां करो और समुद्र में डालो। एग्जैक्टली ऐसी चीज़ है। अच्छा जी, तो आज के दिन बात करेंगे सीनियर रिसर्चर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स नगमाना जफ़र साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नगमाना एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। नगमाना, जितने भी हम अपने लोगों को ओशन डे के हवाले से अवेयरनेस दें उतनी ही कम है। आज के दिन आप लोगों के इंस्टीट्यूट की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, मोर ओवर अवेयरनेस फैलाने के लिए, प्लीज़ बताइएगा। Walaikum assalam. Thank you so much, Madiha and Ishfaq, for having me on your show. It's a pleasure being with you today. World Oceans Day, जैसा कि आपने बता दिया, वैसे इतने ख़तरनाक वीडियो क्लिप्स दिखाए थे, हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, इतने ही ख़तरनाक हैं। आज का जो दिन है वर्ल्ड ओशंस डे, जो 8 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशंस, यानी समंदरों की हयात नौ के लिए इज्तमाई अमल का किरदार क्या है उसको उजागर किया जाए।
मेरा ताल्लुक़ एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से है जो कि स्पेसिफ़िकली समंदरी जो एस्पेक्ट्स हैं, मैरी टाइम रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं। आज के दिन के हवाले से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि समंदर हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। दे आर नॉट ग्लोबल ट्रैश बीन, जैसे अभी आप कह रही थी जो चीज़ मिले समंदर में फेंक दो, ये भी चीज़ समंदर में बहा दो। जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं होगा कि समंदर या सीज़ आर नॉट ग्लोबल ट्रैश बीन, दुनिया का हर कचरा आप उसमें फेंक के आप ये ना समझें कि वो आँख से ओझल हो गया है तो वो शायद कुर्रा अर्ज़ से भी ओझल हो जाएगा। आप आबी हयात को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये रियलाइजेशन जब मासेस में पैदा होगी, जब ही वो समंदरों की हिफाजत के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। सही। चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, बेसिकली बुनियादी तौर पर अगर हम ख़तरात का तज़किरा करें, हमने ज़ाहिर है कि इस हवाले से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं ओशन डे पे या लोगों से पूछेंगे भी अगर बाहर जाके सवाल, तो वो ज़्यादातर बोल देंगे जी सी व्यू पे जी कचरा फैला दिया है। तो दिस इज़ इट उनकी नज़र में। बेसिकली ये भी एक बड़ा एक चीज़ है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बड़ा ख़तरा है समुद्री हयात के लिए भी, बाकी चीज़ों के। उससे हट के हमारे जो समंदर हैं वर्ल्ड वाइड, अगर ओवरऑल हम बात करें ओशंस को, क्या ख़तरात लाहक हैं इंसानों से? अच्छा अशफाक, अभी जो बात आप कर रहे थे ये भी एक बड़ा ख़तरा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान में एक स्टडी हुई है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साइंटिस्ट्स ने भी उसमें हिस्सा लिया था। जो समंदर के ऊपर कचरा मौजूद है उसका तकरीबन 65% जो है वो सॉलिड वेस्ट है और वो रिक्रिएशनल वेस्ट है। यानी जब हम सब जाते हैं समंदर पे, चाहे हम 5 मिनट के लिए उसको एंजॉय करने जाएं या 1 घंटे के लिए सनसेट देखने जाएं, तो हम अपने साथ जो कचरा लेके जाते हैं हम वो वहीं फेंक के आ जाते हैं। सो 65% तो सिर्फ वो है जो अवामुन नास वहाँ पे ड्रॉप करके आती है। इसके अलावा जो ख़तरात हैं उसमें जो फ़िशरीज़, हमारे फ़िशरमैन हैं, जो फ़िशरीज़ कम्युनिटी है, उनकी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। मछली पकड़ने का तरीका, उसको प्रिजर्व करने का तरीका और समंदर से फ़ायदा उठाने यानी उसको एक्सप्लोर करने का जो तरीका है, जिसमें मुख्तलिफ़ सनतें, जैसे नमक हमारे यहाँ एक्सट्रैक्ट होता है या मुख्तलिफ़ जो है आबी पौधे एक्सट्रैक्ट होते हैं, या क्रूज़ या फेरी जो हमारे यहाँ छोटे पैसेंजर बोट्स चलते हैं, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, लोगों ने कुछ खाया वहीं फेंक दिया, या बोट में से ऑयल लीक हो रहा है, डीजल लीक हो रहा है, वो वहीं समंदर में जा रहा है। बोट्स के अपने कंडीशन अच्छे नहीं है, हाइजीनिकली जो भी सीवेज बोट्स पे प्रोड्यूस होता है वो भी समंदर में डंप कर दिया जाता है। ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये समंदरों की ओवरऑल जो ओशन हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं और ये इशू हम सब के लिए क्रिटिकल है, पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम दुनिया में। एक और चीज़ भी है कि ये जो दुनिया भर में आप ये देखें कि ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं मछलियों की, उनको जैसे ट्यूना की कुछ अक़साम हैं या बाकी इस तरह की मछलियाँ हैं, उनके लिए काफ़ी ऐसे मौक़े पैदा किए जा रहे हैं वहाँ पर दुनिया भर में कि जिससे उनको बचाया जा सके। मैरीन पार्क्स बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे जोन्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर फ़िशिंग ना हो। अच्छा, पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि ग्वादर की साइड पे आपको इल्म में होगा कि वहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था कि कैसे ट्रॉलर आते हैं और कैसे कई सौ किलोमीटर तक वो कॉम्बिंग करके चले जाते हैं, जिससे बड़ी मछलियाँ तो क्या नस्लें तक मिट जाती हैं, मादूम हो जाती हैं। उसके हवाले से क्या ये भी ज़ाहिर है कि आबी हयात को और समंदर को ख़तरा ही हुआ कि अगर उसका इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा तो बचेगा क्या? उसके लिए आप लोग क्या प्लान करें या प्रपोज करें? इस पे हमारे इंस्टीट्यूशन में भी काफ़ी काम हुआ है। ट्रॉलिंग बैन है पाकिस्तान में और जो प्रैक्टिसेस हैं वो अलाउड नहीं है, इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है। यूजुअली ट्रॉलिंग जो है वो बड़े जहाज़ डीप सी में करते हैं। जो कोस्टल एरिया के साथ 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है वहाँ पे ट्रॉलिंग उस तरह से नहीं हो सकती, बिकॉज़ जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है या पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, वो यूजुअली इनके नेट्स चेक कर रहे होते हैं, दो कि उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ आते हैं इनको, बट वो उस तरह से नेट्स ट्रॉल उस तरह से अलाउड नहीं है। इस सिलसिले में एहतजाज हुए हैं। 2018 में हुकूमत ने एक डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी और उस पर काफ़ी, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि एहतजाज हुआ सब कुछ।
वो पॉलिसी अभी तक ना रिवाइज हुई है ना फुली इम्प्लीमेंट हुई है। बहुत ज़रूरी है कि तमाम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए उस पॉलिसी को रिवाइज़ किया जाए और इको फ्रेंडली फ़िशिंग के कॉन्सेप्ट के तहत उसके अंदर नए क्लॉजेस इंट्रोड्यूस करा के ट्रॉलिंग को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके जो भी एक तरीका पूरी दुनिया में अपनाया जाता है जिसमें हम कहते हैं टारगेटेड कैच का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए और उससे फ़िशरीज़ की सनत को भी फ़ायदा होगा, इकोनॉमी भी बेहतर होगी, फ़िशर कम्युनिटी भी बेहतर होगी और आपके समंदर भी हेल्दी रहेंगे। तो उस पॉलिसी को रिवाइव करने, उसको इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। But there are some very powerful politicians involved in this trawling और फिशिंग बिजनेस, तो वो बड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ पर अपनी बात को चला पाना और फिर इस तरीके से ऐसा हल निकाल पाना। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी नगमा ज़फ़र और आज ओशन डे के हवाले से मुझसे बात कर रहे थे और क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि अपने आबी जो मखलूक है उसके भी तो उसकी ज़िंदगी को भी जो ख़तरात लाक हैं उसको दूर करने के लिए और वैसे भी जो आबी वसाइल उसको बढ़ाने के लिए। अभी आपको बताते चलें कि क्योंकि आज वर्ल्ड ओशन डे है तो सरबराह पाक बहरिया ने आलमी यौम बहर पे अपने एक पैगाम दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि समुंदर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि रवां साल के आलमी यौम बहर का मौजू हयात नौ समुंदरों के लिए मुश्तरका काविश है। पाक बहरिया समुद्री वसाइल के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक आगाही के लिए सरगर्म है। हमें लोगों में समंदर और इसके ज़खायर से मुतालिक आगाही और समुद्रों के लिए बढ़ते ख़तरात से निपटने के लिए जदीद हल की ज़रूरत है। आलमी यौम बहर के मौके पर पाक बहरिया में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको दिखा रहे हैं ये जिनकी तख्लीक है शेख वलीद खान साहब, मंदोखेल साहब जी, शेख वलीद मंदोखेल साहब। इन्होंने खैर ये जनाबी ड्रमस्टिक से तो बुर्ज अल अरबी बुर्ज खलीफा भी बनाया हुआ है। ये देखिए, ये बुर्ज अल अरब है और ये आप हेलीपैड ये देखिए जनाब, हेलीपैड भी है। सती जब इंशाल्लाह आपका अपना जहाज होगा आपने यहाँ पे लैंड करना है। मैंने जहाज घुसा देना है, नेक्स्ट 9/11 होगा ये, क्योंकि हेलीपैड है ना इसके ऊपर जहाज ऊपर लैंड करना है आपने। वो एयरक्राफ्ट कैरियर वाला हो सकेगा भाई, F-15 ईगल या इस तरह के कोई F-18 हॉर्नेट से, वही आपका ना छोटे जहाज से, मतलब हेलीकॉप्टर, मतलब थोड़ा सा मुझे खुश तो होने दें देख के। चले जी, मैं आप खुश हो जाए, लेकिन जिन्होंने बनाया उनको कितनी खुशी होती है बनाते हुए, उनसे पूछ लेते हैं। वलीद मंदोखेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वलीद, वेलकम टू बाखबर सवेरा। वलीद, ये इतनी मुश्किल चीज़ें पहली बात बताएं, कैसे बना लेते हैं ये? मतलब अगर मेरे को कुछ भी बनाना होता है ना तो उसके लिए पहले मैं माइंड में एक स्ट्रक्चर उसका बनाता हूँ, फिर सोचता हूँ उसको, मतलब मैं किस तरह बनाऊँ, क्या अप्लाई करूँ। पहली मरतबा बंदा फेल हो जाता है ना, दूसरी मरतबा फिर मतलब अप्लाई करना पड़ता है, फिर इंसान फेल होता है। तो थर्ड मरतबा जब मैं फिर उसको अप्लाई करता हूँ, वो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी वो चीज़ जो मैंने सोची होती है जब वो बनती है ना तो वो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। जब मैं उसको देखता हूँ ये मैंने बना लिया, तो फिर वो बहुत खुशी मिलती है। मुझे ये बताओ, सबसे पहले ऐसी कोई चीज़, क्योंकि जो आप चीज़ बना रहे हो ना ये थोड़ी मुख्तलिफ है, मतलब ये मैंने नहीं देखी है ऐसी, ठीक है? आपने अपने घर में, आप बता रहे थे कोई 20 फुट का भी डायनासोर वो भी बना के घर में रखा हुआ है माशाल्लाह से। 9 फीट वो लंबा है। अच्छा सर, 9 फीट लंबा है। अच्छा ठीक है, उसकी लंबाई 9 फीट है और तकरीबन उसकी जो हाइट है 3.5 फुट है। अच्छा, तो तकरीबन 35 डेज में उसको मैंने बनाया। माशाल्लाह 20, सॉरी मेरे तो दिमाग में बनाई हुई थी। लेकिन यार इतनी जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना रहे हैं, ये शौक कैसे पैदा हुआ? पहली क्या चीज़ आपने बनाई और किस चीज़ ने इंस्पायर किया? ये बस बचपन से मेरा आर्ट का बहुत शौक था, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने कहा एक स्केच करते हैं। तो मैंने शेरशाह सूरी की तस्वीर बनाई है, बहुत प्यारी बनाई है, वो मैं लाया नहीं हूँ वरना मैं आपको दिखाता। अच्छा। मेरी पहली आर्ट वो है शेरशाह सूरी की तस्वीर। और वो किस उम्र में आपने बनाई थी? वो तकरीबन मैंने मेरे ख्याल से बनाई 16 साल की उम्र या 18 साल की उम्र में मैंने बनाई थी। अभी तो मैं 26 साल का हूँ ना, माशाल्लाह। तो तकरीबन फिर जब मैंने वो बनाया उसके बाद काफ़ी सालों बाद फिर मैंने फिर एक 3D लेटर कहलाते हैं वो, मतलब अगर मैं इस तरह इधर ए बनाऊंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरह ब्लॉक टाइप ए पड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, ऐसे वो दरअसल वो 3D लेटर्स कहलाते हैं। फिर जब मैंने वो बनाया उसके बाद फिर मैंने मतलब मजीद बनाता गया, स्केचिंग करता, फिर मैंने स्केचिंग से छोड़ के फिर मैं इस चीज़। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमारा अलमिया क्या है पाकिस्तानियों का ना, यहाँ पर लेट से मैं अपनी मिसाल दूँ कि अगर मुझे 2 कप चाय बनाना आती है या 1 कप चाय बनाना आती है और अगर 6 या 7 मेहमान आ जाएं घर में तो मेरा कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है, ठीक है? खाने में भी ऐसा ही होता है लोगों के साथ। अच्छा। ये छोटे मॉडल बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़े साइज़ को उसको विजुलाइज करना और फिर उसी तरीके से मेहनत से उसको बनाना, उसमें गड़बड़ नहीं होती? नहीं, अगर आप बड़ी चीज़ बनाना चाहते हैं तो पहले आप छोटी चीज़ पे तजुर्बा कर लें। अगर नुकसान होता भी है तो छोटी चीज़ का आप फिर बना लेंगे ना, आप उस पर तजुर्बा कर लें, जब वो बन जाए तो उसके बाद आप बड़ी भी बना सकते हैं।
अच्छा, क्या कुछ बना लिया वलीद अभी तक, ये बताएं। मैंने F-16 फाइटर जेट बनाया। अच्छा। 2 किस्म के बनाए हैं उसमें, एक में तो डबल एग्जॉस्ट वाला बनाया, एक सिंगल एग्जॉस्ट वाला मैंने बनाया। अच्छा, और इसको भी आपने उड़ान दी? ये 20 फुट उड़ान थी इसकी, जो मैं मिक्स करके बिल्कुल इसका मैंने रैम बनाया है। उसमें जब मैंने इसको माचिस की तीली से जब मैंने इसको आग लगाई तो उसने इतना प्रेशर अपना क्रिएट किया कि तकरीबन ये 20 फुट इसने अपना रैम क्रॉस करके ऊपर गया और फिर वहाँ पे जाके मतलब फिर गिर गया। जैसे उसका जब वो खत्म हुआ फ्यूल तो वो गिर गया नीचे। मतलब 20 फुट उसने अपना शूट नेक्स्ट टाइम आपने एक्स्ट्रा टैंक्स भी लगाने हैं साथ में ताकि वो लैंड भी करे। मैं तो घबरा गया था, मैंने बोला पड़ोसी के पास नहीं चले जाए। वो शुक्र है हमारे घर की छत थी और दीवार थी, वो पड़ोसी के पास नहीं चले गया। वो पड़ोसी के पास जाता फिर तो एक मसला बन जाता। वाकई तो ठीक ठाक उसने इतनी आग निकाली, अगर आप इसमें स्क्रीन पे शो करें, बहुत बड़ी उसने आग निकाली। बिल्कुल जी, अगर आपने उसकी वीडियो के साथ शेयर की थी प्लीज, अगर जी टीम हम इनके पास अगर वीडियो हो तो खैर आप शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ आपने मास्क भी बनाया हुआ, ये आपने कितनी की 20,000 माचिस 20,000 माचिस। दिमास्क मूवी आती थी उसका मैंने दिमास्क बनाया है। चेहरा बिल्कुल बनाया, ये भी मेरा तकरीबन 1 महीना लगा है। एक तीली मैंने अपने हाथ से लगाई है, एक तीली। और ये काम मैं खुद करता हूँ, मेरा कोई मतलब हेल्पर नहीं है। अच्छा, ये वीडियो जो मैं अपने मोबाइल पे बनाता हूँ, ये तकरीबन कोई काफ़ी घंटों की होती है। इसको मैं 5 मिनट में फिर कन्वर्ट भी करता हूँ। अच्छा, तकरीबन ये कोई मेरे ख्याल से मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल है भाई। इसको अपना 20 घंटे की आप कह लें, कम से कम 1 महीने में अगर आप वीडियो क्लिप बनाते जाएंगे वो कितने बन जाएंगे, कितने घंटे बन जाएंगे? मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है ये जो आप इतनी जबरदस्त वीडियोस बना रहे होते हैं, मतलब ऐसी वीडियो तो हम देखें तो फेसबुक पे उसको शेयर कर देते हैं फिर आगे ताकि और लोग देखें, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं। पाकिस्तानी क्यों आपको क्या लगता है कि क्यों व्यूअरशिप नहीं मिल रही आपको यूट्यूब चैनल पे? पाकिस्तान का तो इस तरह था कि अपना पाकिस्तान में अपना ये चीज़ें लोग नहीं देखते ना, उनको मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है ना, मतलब वो समझ से बाहर है। पाकिस्तान का एक निज़ाम बिल्कुल एक आउट है ना। तो बाहर से तो लोग आपको बेहतर मैसेजेस भी करते होंगे, बाहर मुल्क से मुझे अपना रशिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया बहुत देखता है। अच्छा। अपना इसी तरह इंडोनेशिया हो गया। इनके मेरे पास वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे। फिर ये जो अपना जो मेरा इंटरव्यू एक से पहले हो चुका है, उसके बाद पाकिस्तानियों ने बड़ा प्यार भी किया, बड़े कमेंट्स भी किए और बड़ी मोहब्बत का इजहार भी किया और मुझे कहा कहना मतलब हमारी दुआ आपके साथ है इंशाल्लाह। हमें तो आपका पता तक नहीं था। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, एक काम करें कि जब आप चलते हुए आया करें ना तो थोड़ा सा अपना फोटोशूट अपना किया करें, स्लो मूव में चलें, ठीक है? फिर पीछे कोई गाना लगाएं, फिर 2-3 चश्मा उतारते हुए शशके दें। तो असल फन है उसको बाद में देखेंगे, पहले लोग शशकों में देखेंगे। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क है। जी, आप टिकटॉक टॉकर्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से पूछती हूं कि टिकटॉक तो फजूल है। मैं तो कहता हूं टिकटॉक पे बिल्कुल इतना कोई सेंस ही नहीं है उसका, बस यूं चल रहे हैं और पता नहीं क्या चल रहा है, समझ से बाहर है और मशहूर हो गए। आपको कुछ अपना करना चाहिए, अपना आपको हुनर दिखाना चाहिए। ये कोई हुनर थोड़ी है टिकटॉक, हुनर दिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, वलीद मंदोखिल हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी क्यूट ने बात की, लेकिन आपने बात सही की। मैं अक्सर लोगों से पूछती थी अच्छा मुझे सच्ची शोहरत क्या, वो कहते टिकटॉकर। मुझे एक बात बताएं, इतने अरसे से आप काम कर रही हैं, आप उस तरह महारत से किसी भी पब्लिक प्लेस पे स्लो चल सकती हैं? एनक लगाते हुए नहीं, हाँ, बैलेंस भी करना होता है खुद को, चलना भी ऐसे। ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, वो पहले ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, ब्रेक है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा जी, 22 नंबर पे हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज़, वो एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और जो हमारे पास पहुंची है, और वो ये है कि कला सैफुल्ला का इलाका है जी बलूचिस्तान में, और वहाँ पर एक मुसाफिर वैन गहरी खाई में गिर गई है और नहायत अंदोहनाक ये सानेहा है, इसको हादसा नहीं कहेंगे, सानेहा कहेंगे। 8 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। आप जस्ट इमेजिन कि इतना फासले से अगर वैन गिरी होगी तो क्या हाल हुआ होगा। 9 अफराद जख्मी भी हुए हैं और यहाँ से रेस्क्यू वर्क भी बहुत ही मुश्किल काम है कि लोगों से यहाँ से लेके आना। मुस्तफ़ा तरीन ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। मुस्तफ़ा, नहायत अंदोहनाक ये वाक़या है, 8 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जो ज़ख्मी हैं क्या उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है? जी बिल्कुल, ये बदकिस्मत मुसाफिर वैन लोरलाई से रवाना हुई थी जोब की तरफ और शॉर्टकट रास्ते से जोब जा रही थी कि किला सैफुल्ला की हदूद अख्तरी, जहाँ पर 2 व्याला के करीब ये गहरी खाई में जा गिरी। अब तक की जो इतलात हमें मिल सकी हैं इंतजामिया की जानिब से, उसके मुताबिक 8 अफराद जांबाज जबकि 9 अफराद जख्मी है और जख्मियों में से भी 70 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दिल्ली इंतजामिया का कहना है कि हादसे की वजह इस वक्त तक तो मालूम नहीं हो सकी, अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि वैन से गिरफ्तारी से जा रही थी और मोड़ काटते हुए 2 व्याला के करीब
गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी इत्तला दिल्ली इंतजामिया को मिली। और इस मुस्तफा, वक्त यहाँ पे लाशें और बताएं, यहाँ पे जख्मियों को सड़कें कैसी हैं? उमूमी तौर पे हमने भी देखा है कि जहाँ पर ऐसी सड़कें बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं, वहाँ पर ये जो मुसाफिर वैनें भी होती हैं, ये भी बहुत स्पीड में जा रही होती हैं। इनकी कोशिश होती है कि ओवरटेक किया जाए, और ऐसी स्पीड में तो नहीं कि ऐसा हुआ कि स्पीड में ऐसे टर्न लिया और उसके बाद वो काबू ना रख सके उन गाड़ी पर, और वो फिर गाड़ी से खाई में गिर गई। चलें जी, राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन अफसोसनाक वाक़या है। और आप ये देखें कि खाई में गिरना, जो वैन की हमने हालत देखी वो भी क्या थी, और तबाही के मनाजिर थे। 8 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, 9 ज़ख्मी हैं। उनमें से बेशतर की हालत को तशवीशनाक बताया जा रहा है। तो आप ये देखें कितनी देर तक वो जख्मी रहे होंगे, फिर इतने नीचे से उनको ऊपर लेके आना, और फिर हम वहाँ से जब ये खबर रेस्क्यू का अमल कितनी देर बाद अमल में आया होगा, आपको कैसे पता चला होगा, फिर हम तक ये खबर पहुंची है। लेकिन सती, अक्सर मैंने देखा है कि दुश्वार गुजार रास्तों में ये जो मुसाफिर वैनें होती हैं ना, ये इतनी स्पीड में जा रही होती हैं, और जो ऐसे टर्न्स भी होते हैं ये भी इतनी स्पीड में लेते हैं कि पता नहीं। फिर ज़ाहिर है मेंटेनेंस के इश्यूज भी होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आज हम बात करेंगे बहुत अरसे के बाद क्रिकेट की। कल आपने देखा कि मुल्तान में वेस्ट इंडीज टीम जो है किस तरीके से उसका इस्तकबाल किया गया, और आज से जो वनडे मैचेस की जो सीरीज़ है उसका इंशाल्लाह से होने जाना है आगाज़। और मुल्तान में आपको पता है 13 साल बाद उनके स्टेडियम में ना इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसका मैदाना सजेगा। सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। क्या बात है मई, बिल्कुल वी आर वेरी एक्साइटेड। और हम कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छी क्रिकेट देखने को, कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिले, वन साइडेड मुकाबले ना हो भले पाकिस्तान की साइड से ये। लेकिन ये कि वेस्ट इंडीज़ की टीम न जाने मजबूत कितनी होगी, क्या होगा। बाबर आजम साहब क़यादत करेंगे, फ़खर जमान, इमामुल हक, रिजवान, इफ्तिखार, खुशदिल, शादाब, शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊस। अच्छा, हसन अली के साथ स्टिक करने का फैसला किया है, और पिछले कुछ अरसे में उनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन वहाँ पर टीम्स भी तो ऐसी होती है ना, आई डोंट नो कि मतलब वर्ल्ड क्लास टीम्स होती हैं या नहीं होती। शाहिद हाशमी साहब, बड़े अरसे बाद हमें उनसे बात करने का इस तरह से मौका मिला और मुझे दिली खुशी हो रही है। तो शाहिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो ज़रा बताएं कि ये जो हमारी टीम है वो ज़्यादा तगड़ी है या फिर वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो ज़्यादा तगड़ी है? ज़्यादा तगड़ी है हमारी टीम में, कॉन्फिडेंस भी हाई है। हमने अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 2-1 हराया था। 349 रन का टारगेट चेज किया था, जो हमने हिस्ट्री में कभी नहीं किया था। तो हमारी टीम तगड़ी भी है और उसका कॉन्फिडेंस भी हाई है। क्या बात है। तो क्या लग रहा है कि वैसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को टफ टाइम दे सकते हैं, और कौन कौन से पाकिस्तानी बल्लेबाज भी ऐसे हैं कि जो वेस्ट इंडीज जो स्पेसिफिकली जो बॉलर्स हैं उनको टफ टाइम दे सकते हैं? थोड़ी एक्सपीरियंस है वेस्ट इंडीज की टीम, उनके काफी कुछ खिलाड़ी अपने बोर्ड से नाराज रहते हैं, कुछ को फिटनेस का मसाइल है। एक यहाँ बेबी होने वाला है तो वो उसने पैटर्निटी लीव ले ली, तो उनकी जो 5-6 मेन प्लेयर्स थे वो नहीं आया, और उन्होंने जेसन होल्डर को न जाने क्यों रेस्ट दे दिया। वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं। आईपीएल से ज्यादा तवज्जो होती है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की, इसलिए उनको अपने मुल्क में इतने पैसे नहीं मिलते, आईपीएल से बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो उनके 2-3 प्लेयर हैं, जैसे निकोलस पूरन है, उनके बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। अलजारी जोसेफ जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो बहुत अच्छे हैं। अकील हुसैन उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो अच्छे हैं। ये 2-3 प्लेयर हैं। काइल मायर्स हैं उनके बड़े अच्छे बैट्समैन और ऑलराउंडर। लेकिन पाकिस्तान की टीम तगड़ी है। बाबर आजम है, रिजवान है, फ़खर है, इमाम है। जिस तरह इमाम और बाबर आजम ने जबरदस्त बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऐसी होगी। और वेस्ट इंडीज ना तजुर्बेकार, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं बिल्कुल जैसे T20 हुई थी इनके खिलाफ दिसंबर में, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, उसमें मजा नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब है जो लास्ट 9 सीरीज हमने वैसे भी जो वनडे सीरीज से जीती थी, तो हम ये कह सकते हैं कि 10वीं में जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जीतेंगे। और फिर जीत पहले से सारी स्कीम बता दें आप। हाँ तो लग रहा है ना मिलेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप सुपर लीग है 2023 की, उसमें पाकिस्तान 3rd नंबर पे आ जाएगा अगर 3-0 जीतते हैं। तो फखर, इमाम, बाबर, रिजवान, ये तो हो गए 4, खुशदिल साहब 5, इफ्तिखार 6, शादाब 7, मोहम्मद नवाज 8, शाहीन शाह अफरीदी 9, हसन अली 10 और हारिस रऊस 11। क्या बात बस है। हम जीते पड़े, हमारी रैंकिंग होने वाली बेहतर। तो मैं खुश होना चाहिए कि वो अच्छे खिलाड़ी भेजे या माड़े खिलाड़ी भेजे। माड़े भेजे नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट होना चाहिए।
हाँ, वो तो थोड़ा बात मौसम है। का प्रॉब्लम है, मौसम थोड़ा ज्यादा गर्म है और ओए होए होए, मुल्तान की गर्मी जी बड़ी बड़ी सख्त होती है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ हाशमी साहब मौजूद थे और अल्लाह करे जी जो आज का वनडे मैच है वो पाकिस्तान के नाम रहे। ठीक है, नेल बाइटिंग मैच रहे लेकिन जीते वो हम ही। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।